वीडियो में पढ़े थे संसद का निर्माण कैसे होता है। ये मैं आपको बताया गया था कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उसके बाद आगे का टॉपिक है इसी पाठ के अंतर्गत संविधान और शासन व्यवस्था। इसमें हम पढ़ेंगे संसद की शक्तियाँ। हमने संसद के बारे में पढ़ा है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है संसद के कार्य और उनकी शक्तियाँ। वो जो संसद है उसके कार्य कौन कौन से हैं, उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उसका है विविध शक्ति। संसद के पास विविध प्रकार की शक्तियाँ थी। विविध शक्ति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको पद से हटाने का की प्रक्रिया, जिसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, उसका भी अधिकार जो है संसद के पास रहता है। इसके अलावा आपातकाल, जबकि संकट की स्थिति आती है, ऐसे समय में आपातकाल की घोषणा भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि संसद में कौन रहता है, राष्ट्रपति रहता है। राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार रहते हैं और राष्ट्रपति ही जो है आपातकाल की घोषणा करता है। दूसरा है विधायी शक्ति। संसद जो है देश की सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। ये जो है राष्ट्र की आवाज है, इसके माध्यम से जो है सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो विधायी कार्य के अंतर्गत संसद जो है कानून का निर्माण करती है, संविधान में संशोधन करती है। उदाहरण के जैसे पहले जो है हमारे यहाँ वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी हमारे 21 वर्ष वोट देने की आयु थी। लेकिन बाद में जब लोग जागरूक होते गए तो 18 वर्ष के लोगों को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया, उनको वरिष्ठ नागरिक माना गया। तो इस तरह संविधान में संशोधन किया गया। तीसरा है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति ये भी संसद के पास ही है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों जो है संसद में निहित है। तो वित्तीय शक्ति ये भी संसद में है। ये जो है बजट बनाता है, बजट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जैसे देश में कोई आपातकाल आती है उस समय वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ जो महामारी चल रही है कोरोना, उसके कारण जो है वित्तीय आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इसके लिए केंद्र शासन ने एक आदेश जारी किया। वो आदेश उसके अनुमोदन पर, संसद के अनुमोदन पर, कि प्रत्येक कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काटा जाए। तो ये क्या कहलाता है, वित्तीय शक्ति। इसके अलावा साल भर में एक बार वो वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है। अगला है प्रशासनिक शक्ति। उसके बाद में निर्वाचन संबंधी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति। इस प्रशासनिक शक्ति में जो है वो शक्तियाँ आती है जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की शासन की कार्य व्यवस्था को देखा जाता है। केंद्र सरकार में शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, राज्य सरकार में शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, ये भी जो है संसद के नियंत्रण में रहता है। फिर निर्वाचन शक्ति। ये निर्वाचन शक्ति जो है ये भी संसद के अधिकार के अंतर्गत है, उसकी कार्य और शक्ति के अंतर्गत है। इस निर्वाचन शक्ति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा में चुनाव करवाना ये भी संसद ही तय करता है। फिर प्रशासनिक संबंधी शक्ति। इस प्रशासनिक संबंधी शक्ति में जो है लोकसभा, राज्यसभा की कार्यप्रणाली, केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली, इन सारी चीजों का वो विवरण रखता है, उनके बारे में वो जानकारी रखता है। इसके अलावा सरकार की नीतियों का निर्माण करता है और उसके गुण दोषों की विवेचना भी करता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है बहस का मंच। ये संसद जो है एक ऐसी संस्था है जो कि बहस का मंच है, क्योंकि ये संसद जो है राष्ट्र की आवाज है और इसमें संसद में जनता का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। इस बहस के मंच में जो है लोकसभा, राज्यसभा के माध्यम से संसद जो है वो उनके पक्ष विपक्ष में दोनों में अपने कार्यों को लेकर काफी विचार विमर्श करता है, काफी उस पर बहस होती है। जब लोकसभा, राज्यसभा का अधिवेशन चलता है तो विभिन्न विभागों से संबंधित जो कार्य रहते हैं उस पर बहस होता है। और वो कहाँ पर होता है, हमारे संसद में। प्रत्येक 6 माह में संसद में अधिवेशन होता है, लोकसभा का अधिवेशन, राज्यसभा का अधिवेशन होता है और इसके माध्यम से सारे कार्यों की जानकारी रखी जाती है। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति होता है और राष्ट्र के सारे अधिकार
जो उसके पास होते हैं, लेकिन वह केवल नाममात्र शासक होता है और संसद क्या एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना हस्ताक्षर के कोई भी कानून मान्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए उसके पास सारे अधिकार रहते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास जो है वो आपातकालीन शक्तियाँ रहती हैं। वो जो राज्य की स्थिति यदि संकट में है या काबू में नहीं हो पा रही, ऐसे समय में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू करता है। इसके अलावा वित्तीय काल में आपातकाल की घोषणा, इससे पहले मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे अभी हमारे पास वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने संसद के अनुमोदन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का, चाहे वो केंद्र का हो राज्य का हो, उनके एक दिन के वेतन काटने की आदेश जारी किया। तो ये जो है आर्थिक आपातकाल है, जिसमें हमने अपना वेतन देकर देश की सहायता की। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है युद्ध का प्रारंभ भी करता है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, संधि करता है, और ये राष्ट्रपति के पहले अधिकार। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो भी कैसे सदस्य होते हैं, जो कला, साहित्य, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं, उनको 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी जो है सरकार राष्ट्रपति का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, इसकी नियुक्ति करता है। विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करता है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ऐसे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वह जल, थल और वायु सेना का प्रमुख होता है, युद्ध और शांति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति को न्यायिक संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो आजीवन सजा काट रहा है या उनको फांसी की सजा हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति की जो है उसके फांसी को माफ कर सकता है, यदि परिस्थिति वैसी हुई तो। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है कि वो दोनों सदनों का बैठक बुलवाता है और उनकी समाप्ति की घोषणा भी करता है। संसद की योग्यता के आधार पर चुनाव आयोग से वो परामर्श लेता है और अध्यादेश या कानून जारी करने की स्वीकृति भी देता है। इसके अलावा वित्त विधेयक अनुदान से पहले उसकी स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी आवश्यक होती है। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और भारत के आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, भारत में जो हमारे पास कुछ ऐसे फंड होते हैं, ऐसी निधि होती है जिसको हम अति आवश्यक होने पर खर्च करते हैं, इस पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, क्योंकि उस पर भी बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो मान्य नहीं होता। तो ये था राष्ट्रपति के कार्य। अगला है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसके कार्य। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि हम संसद पढ़ रहे थे, संसद में लोकसभा का जो प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ में कार्य करता है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के सहयोग से अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है और उसको जो है विभिन्न प्रकार के विभागों को उनका उत्तरदायित्व सौंपता है। प्रधानमंत्री जो है देश की वास्तविक बागडोर उसके हाथ में रहती है, वह देश का वास्तविक बागडोर संभालता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद अपने अन्य मंत्रिपरिषदों का चयन करता है, विभिन्न मंत्रियों को उनके जो विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री योजना आयोग और का अध्यक्ष होता है। विभिन्न विभागों में प्रधानमंत्री जो है अपने उनके कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित करता है और जो मंत्री होते हैं उनको जो है बार बार मार्गदर्शन देता है। तो ये था जो है संसद के कार्य, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्य, उनकी शक्तियाँ। अगला टॉपिक है वो है न्यायपालिका, है ना। तो संविधान के अंतर्गत हम तो पहले पढ़े, संसद पढ़ लिए, राष्ट्रपति पढ़ लिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा
कहते हैं, ये दिल्ली में है। दूसरा है उच्च न्यायालय, दूसरा जो है वो है उच्च न्यायालय। ये जो है प्रत्येक राज्य के किसी एक प्रमुख नगर में होता है। हमारे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में। फिर तीसरा है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय जो प्रत्येक जिले में होता है उसको कहते हैं जिला न्यायालय। उसके अधीनस्थ और न्यायालय होते हैं जो अपने न्याय संबंधी कार्य करते हैं। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये जो है न्याय का सबसे बड़ा कड़ी है और इसके द्वारा, इसी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकी सभी न्यायालय के कार्य संचालित होते हैं। इसके जो फैसले हैं वो सभी को मानना होता है। सर्वोच्च न्यायालय की बातों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। वह जो सर्वोच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तबादला कर सकता है। किसी भी अदालत के मुकदमे को यदि उसे ऐसा लगता है कि किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है और वो सही रूप से नहीं चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार रहता है कि उस न्यायालय का जो कॉपी है या उनके प्रकरण को अपने न्यायालय में मंगवा सकता है। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को वह दूसरे न्यायालय में भी भिजवा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कावेरी जल विवाद, ये काफी लंबे समय तक तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच में कावेरी जल विवाद चल रहा था, क्योंकि यह नदी जो है दो राज्यों के बीच से बहती है और दोनों राज्यों में लगातार रोड बची हुई थी कि कावेरी का जल जो है कर्नाटक कह रहा था कि मुझे लेना है, तमिलनाडु सरकार जो है वो मुझे लेना है। इस प्रकार से काफी लंबे समय तक उसमें काफी विचार विमर्श चल रहा था। उच्च न्यायालय तक वह चला। उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि ये कावेरी जल विवाद जो है दो राज्यों के बीच का विवाद है, तो दोनों राज्य जो है इसके जल का बराबर उपयोग करेंगे। अगला जो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है प्रत्येक राज्य के किसी प्रमुख शहर में, जैसे हमारे यहाँ उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर में, तो वह उच्च न्यायालय जो निचली अदालतों के फैसले पर अपील पर सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय में हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, उच्च न्यायालय में हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई हमारे अधिकारों का अवहेलना करता है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जो उस पद को किसी नौकरी में पद को पाने की योग्यता रखता है, लेकिन किसी कारण उस व्यक्ति को उसका पद नहीं मिलता, उसके बदले उससे कम नंबर वाले को वह पद मिल जाता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है न्यायालय के चरण में जाता है और न्यायालय के चरण में जाने के बाद उसको एक स्टे ऑर्डर मिलता है और उस पर कार्रवाई होती है। जब वो कार्रवाई पूरी होती है और वास्तविकता जब नहीं पाई जाती है तो जो व्यक्ति दावेदार है उसी को ही वह पद मिलता है, क्योंकि हमने पहले शुरू में ही बताया था आपको कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो न्यायालय होता है। इसके अलावा राज्य के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो आते हैं मुकदमे उसको निपटाने का कार्य भी उच्च न्यायालय करता है। फिर है जिला अदालत, जो प्रत्येक जिले में होता है। जिले के मुकदमों की सुनवाई करता है। जिले के मुकदमे जैसे लड़ाई झगड़े का है, संपत्ति विवाद है, जमीन का बंटवारा है, इन सब का निपटारा भी न्यायालय में होता है। निचली अदालतों के फैसले पर वो अपील शुरू करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों का वह फैसला करता है। और अधीनस्थ न्यायालय जिसमें दीवानी और फौजदारी मुकदमे होते हैं, ये जो है जमीन संबंधी वाद विवादों पर अपना विचार रखते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। इसके अलावा न्यायालय में आजकल एक और नया चल रहा फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसमें ऐसे मामले होते हैं जिसमें तुरंत तत्काल सुनवाई की जाती है। तो न्यायालय जो है हमारे अधिकारों का संरक्षक है। हम जो है कभी भी किसी भी समय यदि हमारे किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का संरक्षण का हनन होता है तो हम जो है उस कोर्ट की शरण में जाते हैं और कोर्ट हमें पूर्णतः संरक्षण प्रदान करता है ताकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण का हनन ना हो। अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो कि चुनाव संबंधी आयोग है, ये महत्वपूर्ण आयोग है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके कार्य संचालन भी राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के अनुसार संसद के दिशा निर्देशों के अनुसार होते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य सबसे पहले जो है मतदाता सूची तैयार करना। ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यस्त आयु वर्ग के लोग, युवा वर्ग के लोग जो 18 वर्ष की उम्र के हो गए हैं, उनका नाम है मतदाता सूची में शामिल करना। इसके लिए हमारे BLO काम में लगे होते हैं जो मतदाता सूची तैयार करते हैं। उसके बाद है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ये निर्वाचन आयोग जो है जब चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। जिन दलों को मान्यता मिलती वही दल जो है चुनाव लड़ सकता है। जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी
चुनाव लड़ सकते हैं। फिर चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये चुनाव आयोग का काम रहता है कि उसको चुनाव चिन्ह आवंटित करना। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चुनाव चिन्ह नहीं बना सकता। ये निर्वाचन आयोग तय करता है कि चुनाव चिन्ह कैसा होगा, जो राज्य की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो ये चुनाव आयोग का काम रहता है। निर्वाचन संबंधी व्यवस्था करना, जब चुनाव का समय आता है तो ये हमारा अति महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। इसमें हमारे चाहे वो केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी वो पूर्णतः एक महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए लगे होते हैं। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग अति दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर वाहन नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर वो क्या करता है, हेलीकॉप्टर की मदद से चुनाव दल को पहुँचाता है, मतदान पेटी को पहुँचाता है। आजकल मशीनों के माध्यम से चुनाव हो रहा है तो वो ईवीएम मशीन को भी वहाँ तक पहुँचाता है। इसके अलावा पोलिंग बूथ तैयार करता है, लोगों के आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये सारे कार्य जो है वो अपने कर्मचारियों के सहयोग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। चुनाव की आचार संहिता तैयार करते हैं। जब चुनाव की आचार संहिता रखती है तो किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं होते हैं। इसके अलावा संसद व विधायकों की अयोग्यता राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना। निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देता है कि लोकसभा और राज्यसभा में सांसद व विधायकों की योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि वो अयोग्य है तो उसको वहाँ पर उसका नाम को जो है टिकट नहीं मिलता है। फिर उम्मीदवार के खर्च का सीमा, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसको वह चुनाव के समय कितना खर्च करता है उसको पहले चल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। और चुनाव के प्रचार में वह कितना खर्च करता है उसका भी पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। चुनाव रद्द कराना, उपचुनाव करवाना, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी कारण पर वहाँ पर चुनाव अप्रिय घटना हो जाती है तो चुनाव रद्द किया जाता है, या वहाँ पर जो उम्मीदवार है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जो है वहाँ पर फिर से उपचुनाव कराया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है निर्वाचन आयोग ही तय करता है। फिर मतदाताओं को प्रशिक्षण कर देना, चुनाव करने वालों को निर्वाचन आयोग प्रशिक्षण तो देता है, लेकिन जो मतदाता जो वोट डालेंगे उनको भी वोट देने के लिए प्रशिक्षण जो है चुनाव आयोग करता है। ये चुनाव आयोग का काम रहता है, अति महत्वपूर्ण काम रहता है कि वो किस प्रकार से मशीन में अपना वोट डालेंगे। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर में वोट डाला जाता था, लेकिन आज मशीन हो गया है, मशीन के माध्यम से वोट डाला जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर लोगों को मशीनों के बारे में ज्ञान नहीं है उनको चुनाव से पहले वो मशीन से अवगत कराते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा वो चुनाव कराने वाले अधिकारियों को, दलों को वो पूर्णतः प्रशिक्षित करके उन उम्मीदवारों के लिए चुनाव करने के लिए वो भेजता है। तो ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य था। इसके अलावा सामाजिक बदलाव में सामाजिक बदलाव, समाज जो है वो संविधान से जुड़ा हुआ है और उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। संसद में भी इनका विशेष स्थान है। तो संविधान में बदलाव के लिए, समाज में बदलाव के लिए संविधान में संशोधन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वोट देने की आयु है ना, उसके बाद में जो है शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। उसमें भी वह निःशुल्क शिक्षा है, यह हमारे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत है। और न्यायालय का कहना है कि मौलिक अधिकार के तभी सार्थक होगा जब सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे, उच्च शिक्षा मिलेगी। इस देखते हुए सन 2002 में संविधान के 86 संविधान में संशोधन किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरा, ये जो है प्रत्येक राज्य का दायित्व बन गया है कि उनको शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वो जो है शिक्षा प्रदान करें। इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप। संविधान जो है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारा भारतीय संविधान जो ऐसा संविधान है जो समय स्थान के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यदि हमें ऐसा लगता है कि इस नियम में बदलाव करना है जो हमारे जनहित में है तो उस पर काफ़ी विचार विमर्श करके उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो बच्चों, आज यहाँ तक का ये पाठ पूरा समाप्त हुआ। धन्यवाद।